अब आज अपन 2-4 सवाल इसमें रह गए हैं, उनकी अपन बात करेंगे। तो इस पठार के संबंध में हेडिंग डाल लो, दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार। देखो ये अपन इसकी बात कर रहे हैं, इस बैंगनी कलर वाले की, ठीक है। इसकी सीमा जो है वो किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ये जो फील्ड है, ये पूरा का पूरा भूगोल में अपन किस नाम से पढ़ते हैं? मालवा के पठार के नाम से पढ़ते हैं। तो पहली बात तो यहाँ अगर मालवा का पठार है इसमें पूरे में, और ये उसी का हिस्सा है, तो राजस्थान में मालवा के पठार का कौन सा हिस्सा है? उत्तरी। भाई ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। ये पूरा मालवा का पठार है। तो राजस्थान में हाड़ौती का जो पठार है, ये हाड़ौती का पठार पहली बात मालवा के पठार का हिस्सा है। और मालवा के पठार का कौन सा हिस्सा है? उत्तरी हिस्सा है। तो उत्तरी मालवा का पठार लिखा हुआ हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि अपन चित परिचित शब्दों में इसको पढ़ते हैं, हाड़ौती का पठार सबने रट रखा है, और फिर लिख दिया कि उत्तरी मालवा का पठार। तो ये मालवा के पठार का उत्तरी हिस्सा ही है राजस्थान में। पहला सवाल तो ये ध्यान में रखेंगे। तो नंबर 1, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित, राजस्थान में स्थित हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर के आसपास है। 500 मीटर के आसपास है। एवरेज मानक समुद्री तल से ये 500 मीटर हाइट वाला है। पहला सवाल। दूसरा देखो, इसमें बूंदी के आसपास की जो पहाड़ियां हैं, इस पठार के ऊपर, जैसे पहाड़ियां अपन ने किसकी पढ़ी हैं? अरावली की पढ़ी है, लेकिन इस पठार के ऊपर भी छितरी हुई या बिखरी हुई पहाड़ियां हैं। हालांकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं इस पहाड़ के ऊपर, फिर भी इनकी भौतिक विशेषताओं के कारण कभी कभार इनमें से कुछ सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो जैसे एक सवाल आता है, राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ की विख्यात हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ की विख्यात हैं? तो देखो, आपको पता है मुकंदरा हिल जो अभयारण्य आपने पढ़ा है, उसका अधिकांश हिस्सा बूंदी में पड़ता है। और मुकंदरा हिल के बूंदी से लेकर मुकंदरा हिल का जो एरिया बूंदी में है, वहाँ तक ऐसे इस प्रकार की पहाड़ियाँ। तो पहली बात तो ये, जैसे ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी है, बीच में इसमें खांच बन गई, तो ये ड्यूअल लेयर्ड हो गई। अर्धचंद्राकार या आधे चांद की जब भी बात आती है, तो इसका मतलब है कि वो डबल फोल्ड में है, 2 लेयर में बनी हुई होती है। तो राजस्थान में अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं, वो मुकंदरा हिल्स की या किसकी विख्यात हैं? बूंदी की, जो कि एक्चुअल में अरावली का हिस्सा नहीं होकर किसका हिस्सा है? हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। तो दूसरा सवाल आप इसमें लिखेंगे, इस पठार पर कहीं कहीं पर्वत स्थित हैं। कहीं कहीं पर्वत स्थित हैं। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। मुकंदरा हिल्स अभयारण्य से लेकर बूंदी तक, मुकंदरा हिल्स अभयारण्य से लेकर बूंदी तक, बूंदी तक अर्धचंद्राकार दोहरी पर्वतमाला, अर्धचंद्राकार दोहरी पर्वतमाला, अर्धचंद्राकार दोहरी पर्वतमाला, पर्वतमाला जो कि
लगभग 96 किलोमीटर लंबी है, लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। छियानवे किलोमीटर लंबी है। देखो, तो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां किसकी विशेषता हो गई? हाड़ौती के पठार की विशेषता होगी। इनका मुख्यतः विस्तार किस में है? बूंदी में है। फिर कई बार जैसे ये छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, इनका नाम देकर पूछ लेते हैं। अब नाम देंगे तो एक दो नाम देकर एक साथ पूछ लेते हैं कि ये क्या है। तो जैसे एक साथ दे दिया आपको, संतूर और चंदवाड़ी क्या है? संतूर और चंदवाड़ी क्या है? तो ये दोनों ही हाड़ौती के पठार पर स्थित अपने अपने क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई वाली पर्वत शिखर या पर्वत है। ठीक है, तो दूसरा सवाल इसमें लिखो, इस क्षेत्र की सतूर व चंदवाड़ी पर्वत शिखर भी विख्यात है। सतूर व चंदवाड़ी पर्वत शिखर भी विख्यात है। अब देखो, इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये हैं वहां के लिए तो बहुत ज्यादा हाइट वाली है ये। लेकिन अरावली की पर्वत श्रेणी से इनका कंपैरिजन करें तो ज्यादा हाइट वाली ये नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, नदी निर्मित मैदान की अपन बात करें तो इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। नदियों के बेसिन में जो मैदान होते हैं वो दो प्रकार के हैं। तो सवाल में जो अंतर डाला जाता है वो क्या है? सवाल में अंतर डाला जाने वाला ये है कि जब मैंने आपको बताया था कि अभी आगे अपन देखें कि मिट्टी में और मृदा में फर्क है। देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉइल एंड सैंड। सैंड में और सॉइल में फर्क है, मिट्टी और मृदा एक नहीं है। ठीक है ना? और जब अपन इन उपजाऊ मैदानों की बात करते हैं, इसका मतलब हम मिट्टी की बात कम और मृदा की बात ज़्यादा करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इन मैदानों का निर्माण जो है वो जिन नदी घाटियों से हुआ है या जिन चट्टानों को काटकर ये रेत के निर्माण से ये बनी है, वो वास्तव में किस टाइम के लावा से बनी हुई है। अगर लावा ऐसा है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण हो गया तो उसमें ह्यूमस या उपजाऊपन बढ़ेगा। तो यहाँ ये जो हाड़ौती का मैदान है, इसका अधिकांश जो मैदान है वो चंबल और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। जैसे आगे अपन नदियों में पढ़ेंगे कि काली सिंध है, पार्वती है, मेज है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो इस नदी तंत्र से यहाँ के हाड़ौती के मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी रेत कैसी है? काली है, क्योंकि उसका जो लावा है वो बिल्कुल इसी प्रकार की राख को छोड़ने वाला है। तो जब आप झालावाड़ कोटा इस साइड में जाओगे तो इस मैदान का रंग कैसा मिलेगा आपको? लगभग काला, काली रेत यहाँ आपको मिलेगी। तो इसमें लिखेंगे आप, चंबल व सहायक नदियों से निर्मित, चंबल व सहायक नदियों से निर्मित मैदान, चंबल व सहायक नदियों से निर्मित मैदान लावा मिश्रित चट्टानों से बना है। लावा मिश्रित चट्टानों से बना है। लावा मिश्रित चट्टानों से बना है जिसका रंग अपेक्षाकृत काला है, जिसका रंग अपेक्षाकृत काला है। तो देखो, यहां इन चट्टानों के ऊपर जो मैदान है वो मैदान कैसा है? नदी निर्मित मैदान है। तो लावे की स्ट्रक्चर से डिसाइड होगा कि वो मैदान किस टाइप का बनेगा। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा यहाँ से आपसे यदि कोई सवाल पूछा जा सकता है तो शाहबाद कहाँ पड़ता है? शाहबाद कहाँ पड़ता है? बारां में। जैसे अपन जनजातियाँ पढ़ेंगे तो शहरियों का एक तरह से बहुत ही सघन आवास वाला इलाका अपन किसको मानते हैं? शाहबाद को। तो बारां में जो शाहबाद क्षेत्र है या बारां का जो हिस्सा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वो जमीन जो है, अभी मैंने आपको बताया कि इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर के आसपास है। और ये जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ बारां का जो हिस्सा है इधर वाला, इस हिस्से में
लगभग 450 मीटर से अधिक ऊंचाई का जो लेवल है या जो चबूतरा है वो देखा जाता है। इसकी आकृति सैटेलाइट डायग्राम में कैसे आती है? अब देखो, बाकी तो हाइट तो एवरेज मैंने आपको बताया, तो कहीं इससे भी ऊंचा है। गुड़नाल, घोड़े की नाल या घोड़े की गर्दन जैसा जो पहाड़ है वो बारां के शाहबाद कस्बे में एक छोटा सा गांव पड़ता है, रामगढ़। समझ गए आप? तो आपको गुड़नाल की टाइप या गुड़नाल आकृति की, गुड़नाल की जो विशिष्ट आकृति पाई जाती है वो किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, तो ये किसका फीचर हो गया, किसकी विशेषता हो गई? ये हाड़ौती के पठार की ही विशेषता हो गई। तो एक ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। या इसको यूं कह सकते हैं, जैसे घोड़े की अपन बात करें तो घोड़े की गर्दन जो है वो क्या होती है, ऊपर उठी हुई होती है। तो ये इस पठार के ऊपर जो फील्ड है वो अचानक इस तरीके से उठ के और इस तरीके से झुका हुआ है। घोड़े की गर्दन जिस तरीके से होती है ना, उस हिसाब से उठा हुआ है ये। तो आप इसमें बारां के शाहबाद में स्थित, बारां के शाहबाद में स्थित, बारां के शाहबाद में स्थित रामगढ़ कस्बे, रामगढ़ कस्बे का एक पर्वत शिखर घोड़े की नाल की आकृति का है। घोड़े की नाल की आकृति का है, घोड़े की नाल की आकृति का है, घोड़े की नाल की आकृति का है, जिसके बीच में एक छोटी झील भी निर्मित है। क्या ये? अब न्यूज़पेपर का मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। जिसके बीच में एक झील निर्मित है। देखो, सवाल वही है, पूछने की भाषा जो है वो घूम जाती है। अब जैसे पहले मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो डोल्ड्रम फील्ड है उसके बारे में, पहले 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित क्षेत्र कौन सा है। फिर सवाल उनकी विशेषताओं से, ऐसे कौन सा फील्ड है जहाँ सुबह मतलब दोपहर तक तेज धूप से समुद्र भाप बनकर ऊपर उठते हैं, शाम को तेज तूफान के साथ बारिश आती है और बारिश के बाद कॉटन क्लाउड्स आ जाते हैं। अगले ने डोल्ड्रम का नाम ही नहीं दिया, कहीं हिंट नहीं दिया। तो देखो, हाड़ौती के पठार का वह पर्वत शिखर जो गुड़नाल की आकृति पर एक झील को धारण करता है, किस जिले में पड़ता है? बारां में पड़ता है। तो थोड़ा सा आजकल फीचर बेस्ड जो सवाल है वो ज़्यादा होने लगे, रटा रटाया सवाल कम पूछते हैं। एक इसमें जैसे इसी पठार के ऊपर अपन झालावाड़ की बात करेंगे, तो झालावाड़ में भी ये जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा जो है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा ये वाला, ये दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा अचानक उठा हुआ है, ठीक है। सबूत जैसे ये तख्ता इस फर्श से ऊपर उठा हुआ है, तो सैटेलाइट डायग्राम में वो बिल्कुल उठा हुआ और बिल्कुल काली रेत का जमा हुआ उसके ऊपर मैदान है। तो उस भूमि को किस नाम से जानते हैं राजस्थान के भूगोल में? डग गंगधार भूमि। डग गंगधार भूमि। इसका संबंध किससे? हाड़ौती के पठार से। हाड़ौती के पठार में भी कौन सी जिले में इसका विस्तार है? झालावाड़ में विस्तार है। तो अगला सवाल आप इसमें लिखेंगे, दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र के झालावाड़ में दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र के झालावाड़ में काली मिट्टी का विस्तार, दक्षिणी के साथ पश्चिमी शब्द भी लिख लेना, दक्षिणी पश्चिमी कर लेना इसको, दक्षिणी पश्चिमी। काली मिट्टी से निर्मित उच्च भूमि को डग गंगधार भूमि कहा जाता है। डग गंगधार भूमि कहा जाता है। डग गंगधार भूमि कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैदान जितने भी हैं उनके बारे में अपन यहां वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि मैदानों को अपन नदियों के साथ डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक चीज को 2 बार, भौतिक प्रदेशों में अपने को नदियों द्वारा निर्मित मैदान है उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत
नहीं है। फिर भी यहाँ एक आध सवाल ऐसा है जो मैदानों के संबंध में अपने को वहाँ नदियों के अपवाह में पढ़ने को नहीं मिलेगा। जैसे एक शब्द आता है ब्लेंडेड टोपोग्राफी, यह शब्द कहीं पढ़ा है क्या? ब्लेंडेड टोपोग्राफी। ब्लेंडेड टोपोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लेंडेड टोपोग्राफी को हिंदी में कहते हैं उत्खात स्थलाकृति। क्या कहते हैं? उत्खात स्थलाकृति। इसका संबंध किस फील्ड से है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो ब्लेंडेड जो टोपोग्राफी है, आपने चंबल के अपवाह क्षेत्र में पढ़ा है कि चंबल के नीचे की जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं? नलिका या अवनालिका अपरदन से कटी फटी है। तो यहाँ इस क्षेत्र में हालांकि चंबल नदी द्वारा जो मैदान बना हुआ है, उस मैदान के बीच बीच में कुछ क्या है? खांचें बनी हुई है, दरारें हैं उस मैदान के भीतर, ठीक है। और उन दरारों को क्या कहते हैं? उत्खात स्थलाकृतियां या ब्लेंडेड टोपोग्राफी कहते हैं। मतलब उस चंबल के अपवाह क्षेत्र के नीचे सीधी क्या है? दरारें पाई जाती हैं। तो उत्खात स्थलाकृतियां किस भौगोलिक प्रदेश या किस क्षेत्र की विशेषता है? चंबल के उस अपवाह क्षेत्र की है जिसमें अवनालिका अपरदन के कारण नीचे दरारें या खांचे देखी जाती है, ठीक है। देखो आगे मैं आपको बताऊंगा कि पानी का अगर जैसे कहीं से भी पानी धरातल के ऊपर गिर रहा है और उससे नीचे गर्त या गड्ढा गिरता है, तो उस गड्ढे के नाम अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, आपको बताऊंगा। समझ रहे आप? जैसे रेत के ऊपर गिरेगा, नदी आई और अरब सागर जैसे इसके तट रेतीले हैं, तो नदी अरब सागर में गिर रही है, तो अरब सागर के तटों पर बनने वाले खांच अलग होंगे। पहाड़ के ऊपर से नदी नीचे आकर गिर रही है, तो उसके नीचे जो निर्माण होगा वो दूसरा होगा। जैसे जहां रेत का और पानी का सीधा कनेक्शन होता है, वहां क्या होता है कि तटवर्ती क्षेत्रों से नदी अपने साथ रेत को बहाकर ले जाती है और वो गाद के रूप में जमा कर देती है। तो जैसे जैसे अपन उस सागर में उतरेंगे तो उस पानी की गहराई क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? उसकी जो गहराई है वो इस तरीके से बढ़ेगी, ऐसे अचानक गहराई नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और ऐसे क्षेत्र में अवपंक, कार्बनिक पदार्थ या जीवांशों के जमाव की संभावना सबसे ज्यादा होती है। नदियों के मुहाने जो रेतीले महासागरों के तट पर नदियां जाती हैं, वो भविष्य के संपन्न भौतिक संसाधन वाले प्रदेश हैं, क्योंकि उनमें टाइम के साथ क्या हो रहा है? जीवांश दब रहे हैं। तो गैस, कोयला, इन सब की दृष्टि से भविष्य में वो क्या होने वाले हैं? संपन्न होने वाले हैं। अब जैसे अमेरिका के अपन जैसे रॉकीज है, आल्प्स है, एंडीज है, ये बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं पड़ते हैं, उनके ऊपर से झरने की तरह नदियां आकर गिरती हैं, तो वहाँ सीधी ब्लेड की धार पानी गिरता है, तो वो खांच जो है वो क्या है? सिल्ड प्रदेश है। समझ गए आप? तो अलग अलग जब अपन आगे ज्योग्राफी की कंसेप्ट पढ़ेंगे, वर्ल्ड या इंडियन ज्योग्राफी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पानी कहाँ से कहाँ गिर रहा है और जो दरार पड़ रही है उस दरार को अपन क्या कहेंगे। अभी राजस्थान के भूगोल में यहाँ आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि उत्खात जो स्थलाकृतियाँ हैं वो चंबल के अपवाह क्षेत्र की विशेषता है। तो आप इसमें ये सवाल लिखो, चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र, चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र के वे हिस्से जहां छोटी छोटी घाटियां मैदानों के बीच स्थित है, जहां छोटी छोटी घाटियां मैदानों के बीच स्थित है, मैदानों के बीच स्थित है, वहां मुख्यतः उत्खात स्थलाकृतियां देखी जाती हैं। उत्खात स्थलाकृतियां देखी जाती हैं। उत्खात स्थलाकृतियां देखी जाती हैं।
ठीक है, एक शब्द आता है जैसे उत्खात स्थलाकृति के अलावा एक शब्द आता है बागड़। कुछ किताबों में इसको ऊपर अनुस्वार के साथ भी लिखा हुआ हो सकता है। ये शेखावाटी के अर्ध नमीयुक्त प्रदेश के लिए लेते हैं। यहाँ अपन किसकी बात करते हैं? बागड़ प्रदेश की। बागड़ प्रदेश पर यह बागड़ नाम क्यों पड़ा? बोलो। माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वहां भी क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों से पानी नीचे गिरने से वो पहाड़ियां गहराई तक क्या हो गई? विच्छेदित हो गई, कट गई है। तो इस कटे फटे होने के कारण या ये जो गहराई तक पहाड़ें विच्छेदित हो जाती हैं उन्हीं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि बागड़ एक मल्टीपर्पज शब्द है। बागड़ एक मल्टीपर्पज शब्द है। इसका मतलब है कि इसको कई सेंस में यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि बागड़ एक्चुअल में क्या है, तो माही नदी के अपवाह क्षेत्र में पहाड़ों से पानी गिरने से जो खांच बनती है उनको वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। फिर उस प्रदेश में प्रचलित भाषा को भी हम क्या कहते हैं? बागड़ी कहते हैं। तो बागड़ जो शब्द जो है वो एक्चुअल में किससे बना है? उन खांचों से बना है। तो इसमें अगला माही के अपवाह क्षेत्र में, 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 अपवाह क्षेत्र में गहराई तक विच्छेदित पहाड़ी भूभाग को, गहराई तक विच्छेदित पहाड़ी भूभाग को, गहराई तक विच्छेदित पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बागड़ कहते हैं। तो बागड़ प्रदेश क्या है? समझ में आ गई ना बात? तो ये वो फील्ड है, अधिकांशतः इसका जो फील्ड है वो बांसवाड़ा में आता है। तो बांसवाड़ा कुछ हिस्सा इसका किस में आता है? डूंगरपुर में भी आता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस नदी के, अब देखो कई बार ऐसे भी आता था कि ये नदी यूं जाके, जैसे ये नदी बांसवाड़ा की अपन बात करें तो यूं जाके यूं आती है, करकरे को कितनी बार पार करती है? 2 बार पार करती है। तो ये पहाड़ों के रास्ते ही जाती है। तो गिरने से जो दरारें हो रही हैं उस प्रदेश को अपन स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। तो बागड़ प्रदेश का जो मूल नामकरण करने की वजह है वो इन खांचों की वजह से या इन विच्छेदित जो घाटियां हैं उनकी वजह से ये नाम पड़ा है। स्थानीय भाषा में वास्तव में बागड़, और इस प्रदेश में जो प्रचलित, अब बागड़ प्रदेश को दूसरे नाम से अपन क्या लिखते हैं? छप्पन का मैदान। किस नाम से लिखते हैं? छप्पन का मैदान। मतलब इन खांचों से जो रेत निकलती है उसके अपवाह से जो मैदान बने हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? ठीक है। तो छप्पन का मैदान भी किसकी विशेषता है? बागड़ प्रदेश की विशेषता है। अब अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्लाइमेट। क्लाइमेट, इसमें देखो कई बार आपको बहुत ही सिंपल सवाल पूछ लेते हैं। क्लाइमेट अपने को किसका पढ़ना है? राजस्थान का पढ़ना है। ठीक है। अब पहले 2-1 सवाल मैं आपको कराऊंगा, लिखो आप इसमें। निम्न में से राजस्थान की जलवायु के संबंध में, राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही विशेषता है, सही विशेषता है। पहला लिखो, मुख्य नियंत्रक, मुख्य नियंत्रक अक्षांश है। पहला ऑप्शन मुख्य नियंत्रक अक्षांश है, अक्षांश है। दूसरा आप इसमें लिखोगे यहां सामुद्रिक प्रभाव नगण्य है,
यहाँ सामुद्रिक प्रभाव नगण्य है, ठीक है। तीसरा, यहाँ का धरातल औसतन 300 मीटर से कम ऊंचा है। धरातल औसतन 300 मीटर से कम ऊंचा है। और चौथा, उपर्युक्त सभी। अब ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली मैं आपको बता चुका पहले ही, इस जलवायु को पढ़ने से पहले। सिर्फ सवाल की लैंग्वेज अपन ने चेंज की है। तो देखो, यहाँ क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको 2 प्रकार की रेखाओं का इंट्रोडक्शन करवाया था, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो यहाँ क्लाइमेट को नियंत्रित करने वाला मेजर फैक्टर टेम्परेचर है। मेजर फैक्टर कौन है? टेम्परेचर है। और टेम्परेचर को अपन कौन सी रेखाओं से डिनोट करते हैं? अक्षांश रेखाओं से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये केवल राजस्थान के भूगोल की बात ही नहीं है। दुनिया में किसी भी भौगोलिक प्रदेश के क्लाइमेट का चीफ कंट्रोलर या चीफ रेगुलेटर, मुख्य नियंत्रक पूछा जाए तो वो कौन होती है? अक्षांश ही होती है। क्योंकि सूर्य की स्थिति को हमने किससे डिसाइड किया है? अक्षांश रेखाओं से डिसाइड किया है। दूसरा, इसमें यहाँ सामुद्रिक प्रभाव नगण्य है। समुद्र का प्रभाव यहाँ नगण्य है। तो राजस्थान के निकटतम लगने वाला समुद्री फील्ड जो है वो है अरब सागर। कौन है? अरब सागर है। और ये भी राजस्थान से बहुत दूर है। तीसरी बात, इसमें धरातल औसत 300 मीटर से कम ऊंचा है। तो राजस्थान के पूरे धरातल का एवरेज हाइट अपन देखें, अरावली, पठार, रेगिस्तान, मैदान सबको मिलाकर एवरेज निकालें तो औसत 300 मीटर से नीचे मानक समुद्री तल से इसकी हाइट देखने को मिलती है। और यही वो चीज़ें हैं जो यहाँ के जलवायु को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे या डिसाइड करेंगे। अब यहाँ देखो, पहला सवाल हमारे सामने ये आता है, जलवायु वर्सेस मौसम। जलवायु वर्सेस मौसम, इन दोनों में क्या फर्क है? पहली बात तो ये है देखो, मौसम जो है वो तात्कालिक दशाओं को दर्शाता है। तात्कालिक दशाओं का मतलब है तत्काल। तो जिस वक्त हम इसकी बात कर रहे होते हैं उस टाइम की स्थिति को ये दर्शाता है। और जलवायु जो है वो लंबी अवधि के मौसम की औसत दशाएं। क्या है? लंबी अवधि के मौसम की क्या? औसत दशाएं। तो कहने का मतलब ये कि जलवायु जो है वो मौसम का क्या है? एवरेज है। और एवरेज ही वो डेली या 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीने भर से नहीं निकालते हैं, लंबी अवधि के लिए अपन निकालते हैं। तो जलवायु या क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितने भी आपको पता है हम जो एजेंडा तैयार करते हैं, पॉलिसी निर्मित करते हैं, तो पॉलिसी दशकों तक करते हैं। जैसे अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनका टारगेट सेशन अपन ने क्या रखा है? 2030 रखा है। और ये बनाए कब थे? 2015 में। तो मतलब कम से कम 1 दशक हम सामान्यतः लेकर चलते हैं। उसके अलावा 20 साल, 30 साल, 50 साल, 1 शताब्दी कैसे भी ले सकते हैं। तो जलवायु जो है वो मौसम से किस प्रकार भिन्न है? तो लंबी अवधि के लिए मौसम की औसत दशाओं को हम क्या कहते हैं? जैसे अपन कहते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर एवरेज प्रति साल इतना बढ़ रहा है, तो ये हमने मौसम से कंसीडर किया या जलवायु से? जलवायु से। लंबे समय के मौसम की औसत दशाओं की अपन ने स्टडी की तो अपने को धीरे धीरे पता चला कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ आ गई बात? तो ये दोनों में अंतर है। तो इसमें पहला लिखो मौसम। मौसम पर्यावरण की तात्कालिक दशाओं को अभिव्यक्त करता है। पर्यावरण की तात्कालिक दशाओं को अभिव्यक्त करता है। तात्कालिक दशाओं को अभिव्यक्त करता है। दशाओं को अभिव्यक्त करता है। जबकि जलवायु
जलवायु लंबी अवधि के मौसम की औसत दशाओं को बताता है। लंबी अवधि के मौसम की औसत दशाओं को बताता है। औसत दशाओं को बताता है। औसत दशाओं को बताता है। ठीक है, जैसे अब सामान्यतः विश्व ज्योग्राफी को अपन पढ़ेंगे तो राजस्थान को एक मरुस्थलीय प्रदेश मानते हैं। राजस्थान को अपन क्या मानते हैं? लेकिन एक्चुअल में जब अपन जलवायु के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे तो ये मरुस्थलीय प्रदेश न होकर, जलवायु की जब बात करेंगे तो ये मरुस्थलीय प्रदेश न होकर जलवायु की प्रादेशिक विशेषताओं को धारण करता है। जलवायु की प्रादेशिक विशेषताओं को धारण करने का मतलब क्या है? राजस्थान के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का जलवायु क्या है? अलग अलग मिलेगा। जैसे मान लो कि टेम्परेचर अपन ने पिछले 50 साल का टेम्परेचर लेके उसका एवरेज निकाला तो हम ये बताएंगे कि राजस्थान की जलवायु में औसत टेम्परेचर ये देखा गया है। पिछले 50 सालों की ह्यूमिडिटी या नमी को अपन ने हाइग्रोमीटर से डेली नोट करके और उसका एवरेज निकाला है। फिर हम ये बताएंगे कि राजस्थान में नमी का या आर्द्रता का लेवल ये है। समझ आएगी बात? वर्षा है तो वर्षा वैसे क्या है? मानसून से होती है। तो वर्षा को अपन कितनी भी अवधि के लिए, जैसे एट ए टाइम जैसे आधे घंटे तक बरसे, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बारिश का 50 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक एवरेज निकाल के अपन बताएंगे जलवायु में जो बारिश का रोल है वो ये है। तो पर्यावरण में अपन जिन घटकों का अध्ययन करते हैं एट द स्पॉट या तात्कालिक दशाओं की स्टडी के लिए करते हैं, तब तो अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? मौसम का। जैसे कहते हैं मौसम विभाग के अनुसार, इट मीन्स वो तात्कालिक परिवर्तन को बता रहा है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के अनुसार ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब अपन बहुत लंबी अवधि का निष्कर्ष जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल और लिखो आप इसमें, देखो या ऊपर वाला सवाल पढ़ा रहने दो, वैसा वैसा क्या राजस्थान के संबंध में सत्य कथन है। पहला लिखो, राजस्थान का जलवायु महाद्वीपीय प्रकृति का है। पहला ऑप्शन, राजस्थान का जलवायु महाद्वीपीय प्रकृति का है, कंटिनेंटल नेचर का है, महाद्वीपीय प्रकृति का है। दूसरा ऑप्शन आप इसमें लिखोगे, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला राज्य की मानसूनी हवाओं के समानांतर है। राज्य की मानसूनी हवाओं के समानांतर है। मानसूनी हवाओं के समानांतर है। नेक्स्ट लिखो, अरब सागरीय मानसून राज्य में अधिकांश बारिश करता है, या राज्य की अधिकांश बारिश, इसको ऐसे लिखो, राज्य की अधिकांश बारिश अरब सागरीय मानसून से होती है। अरब सागरीय मानसून से होती है। प्रश्न में ये लिखना, राजस्थान के संबंध में सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं है। इससे आगे का आइडिया आपको लग जाएगा। ये सवाल आपके सामने पड़ा है। ठीक है, ये देखो, वापस उस चित्र को आप देख लो, ये आपके सामने है अरावली। पहला ऑप्शन क्या लिखा अपन ने? महाद्वीपीय प्रकृति का है। ये मैं इनडायरेक्टली आपको बता चुका। प्रियंका बताएगी इसके संबंध में आने के बाद में मैंने एक लाइन लिखाई है जो इससे संबंधित है।
और इसकी सत्यता को बता रही है। मैंने आते ही आपको ये बताया था कि महासागरों का प्रभाव इस पर क्या है, नगण्य है। तो देखो जलवायु जो होता है वो जैसे किसी भी राष्ट्र राज्य की सीमाओं के ऊपर यदि महासागर, सागर या कोई खाड़ी लगी हुई है तो उसका जो जलवायु है वो मिश्रित होता है। जैसे महाराष्ट्र से गुजरात से तट लग रहे हैं सागर के, तो वहाँ मिश्रित जलवायु है। लेकिन राजस्थान के तटों से कहीं भी किसी प्रकार का सागर, खाड़ी, महासागर कुछ नहीं लगता है। फुली लैंडलॉक्ड है, मतलब चारों तरफ जितनी भी सीमाएं इसकी बनी है, लैंडलॉक्ड का मतलब है जिसकी सारी सीमाएं किससे बनी है, जमीन से। इसलिए इसका जलवायु जो है वो फुली कॉन्टिनेंटल है। और महाद्वीपीय जलवायु का मतलब होता है अगर उसके साथ कोई जल स्रोत जुड़ा हुआ नहीं है तो वो शुष्क होता है। कॉन्टिनेंटल जलवायु का मतलब क्या है, शुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश इसलिए कि उसकी सीमाओं पर या इसके तटों पर किसी प्रकार का ऐसा सागर या महासागरीय स्रोत नहीं है जिससे भाप बनकर वहाँ नमी की स्थिति बने। तो कॉन्टिनेंटल जलवायु या महाद्वीपीय जलवायु का मतलब समझ गए, शुष्क जलवायु से है जिसके तटों पर किसी प्रकार का नमी का स्रोत नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, राज्य की। अब देखो यहां अपन भारत का मैप देखेंगे तो भारत का मैप इस तरीके से नीचे अपने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अपने को ये मैप मिलेगा नीचे। तो भारत के नक्शे में इधर आपको क्या मिलेगा, अरब सागर मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी। अब राजस्थान में जितनी मानसूनी वर्षा होती है, यहाँ से भाप उठकर भारत और आगे तक बारिश करती है, यहाँ से भाप उठकर भारत और आगे तक बारिश करती है। तो राजस्थान में होने वाली जो वर्षा है वो ज़्यादा किस शाखा से, एक अरब सागरीय शाखा हो गई और एक बंगाली खाड़ी की शाखा हो गई। तो किससे ज़्यादा होगा, है नहीं, अरब सागर से उठने वाला मानसून जो है वो अरावली के पैरेलल सीधा इधर निकल जाता है। बहुत कम चांस है, अरब सागर अपने करीब होने के बावजूद भी यहाँ से उठने वाले मानसून से राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। फिर देखो बंगाल की खाड़ी वाला भी इधर ही जाएगा, लेकिन ये इधर म्यांमार की पहाड़ियों से टकराकर वापस इधर से प्रवेश हो गए। तो बारिश के दिनों में अपने बादल ज़्यादातर इधर से आते हैं या इधर से आते हैं, इधर से आते हैं। समझ में आ गई बात। वो म्यांमार की पहाड़ियों से टकराकर ये जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है वो टकराकर इधर से आएगा। तो जैसे अपन बंगाल है, बिहार है, पंजाब है, इधर तेज़ बारिश होने के बाद अपने यहाँ संभावना बनती है। तो राजस्थान में होने वाली अधिकांश वर्षा अरब सागर का हिस्सा नहीं होकर किसका है, बंगाली खाड़ी का हिस्सा है। अब देखो इसकी डायरेक्शन कैसी है, देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। राजस्थान में मानसून की दिशा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके पैरेलल निकल गई। इसका मतलब ये है कि इधर क्या है और इधर क्या है। तो ये उत्तर पश्चिम वाला फील्ड जो है वो क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। और इधर वाला है वृष्टि प्रदेश कहलाएगा। वृष्टि का मतलब वर्षा होता है। तो अरावली के इधर उत्तर पश्चिम में बारिश कम होने का कारण, समझ आ गई बात। जबकि देखो दूसरी बात क्या है, जैसे घर में कमाने वाला सबसे कम खाता है, कमाने वाले को खाने के लिए सबसे कम मिलता है, और जो नहीं कमाता है वो सबसे ज़्यादा खाता है। आटा लगाते समय खा लो, सेकते समय खा लो, दूध गर्म करने से पहले पी लो, गर्म करने के बाद पी लो। भारत के मानसून की उत्पत्ति में अपने रेगिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। मानसून की उत्पत्ति में इस रेगिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। फिर भी इस रेगिस्तान के हिस्से में बारिश बहुत कम आती है। इसकी वजह अरावली है। इसकी वजह क्या है, अरावली है। तो यहाँ ये इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अपन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं समझ में आ गई। राजस्थान की बात नहीं बोल रहा हूँ, भारत के मानसून की उत्पत्ति में इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने बताया था कि तिब्बत और पामीर के पठार के बाद में तीसरा एलिमेंट मानसून को उत्पन्न करने में जो है वो कौन सा है,
ये रेगिस्तान है, फिर भी इस रेगिस्तान के हिस्से में कम क्यों आता है? तो दूसरा कथन भी क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा भी हो गया। तीसरा क्या हुआ? गलत है कि सही? तीसरा गलत हो गया। राजस्थान में जो वर्षा होती है उसका अधिकांश हिस्सा किससे बनता है? ठीक है, यह है। इस नीचे इसकी एक लाइन लिख लो। अरब सागर से उठने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक लाइन लिख लो इसके नीचे, अरब सागर से उठने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मानसून का अधिकांश हिस्सा, मानसून का अधिकांश हिस्सा अरावली के समानांतर निर्बाध निकल जाता है। कोई रुकावट ही नहीं आती इनमें, अरावली के समानांतर निर्बाध गुजर जाता है। यही कारण है कि निर्बाध, बिना रुके, यही कारण है कि मानसूनी हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में होने के बावजूद भी, मानसूनी हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में होने के बावजूद भी, मानसूनी हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में होने के बावजूद भी राज्य में न्यूनतम वर्षा होती है। राज्य में वर्षा न्यूनतम होती है। ठीक है, अगली चीज देखो, अपन जो देखते हैं, ये राजस्थान का मैप है, इसके ऊपर जैसे कटिबंधों के हिसाब से इसका निर्धारण करें। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे जो चीजें बताई उनको एक बार वापस दिमाग में लाएंगे। राजस्थान की जो स्थिति है कटिबंधों के हिसाब से वो कैसी है, तो देखो पीछे मैंने आपको बताया है कि ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, इसके 23.5 उत्तर की ओर क्या है? कर्क रेखा, 23.5 दक्षिण की ओर मकर रेखा, और राजस्थान का विस्तार यहीं से शुरू होता है। ये बांसवाड़ा, अपन पढ़ते हैं ना कि कर्क रेखा जो बांसवाड़ा से गुजरती है। अब यहाँ देखो 23.5 के बाद में अगला मैंने आपको कितना बताया था? 66 डिग्री उत्तरी। दक्षिणी से तो राजस्थान का कोई लेना ही देना ही नहीं है, राजस्थान ये 0 डिग्री है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित, आपको पता है। तो यहाँ 66 और 23.5। ठीक है, तो पहली बात तो यदि आपसे ये पूछा जाए उष्ण, ठीक है, शीत, शीतोष्ण, ठीक है, इनमें से यदि कोई सा कटिबंध पूछा जाए तो आप इसे क्या टिक करोगे? उष्ण कटिबंधीय। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और दे दिया, उपोष्ण, तो आप इसका उत्तर क्या करोगे? उपोष्ण, क्योंकि परफेक्ट उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियां जो हैं वो कर्क और मकर रेखा के बीच में है। इनके उत्तर और दक्षिण में जाने पर उष्ण की बजाय उप उष्ण या उपोष्ण परिस्थितियां शुरू हो जाती हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ ये देखना है आपको। अब दूसरी बात, जैसे इनमें से कोई भी चीज पूछ ली जाए तो देखो चाहे तो उपोष्ण शब्द पूछे चाहे उष्ण शब्द पूछे, राजस्थान में उत्तम उष्ण कटिबंधीय या उत्तम उपोष्ण कटिबंधीय विशेषताएं किस क्षेत्र में है? हैं? दक्षिणी राजस्थान में। भाई ये उष्ण इसके करीब है, उप का मतलब मैंने बताया था निकट, तो अपन 23.5 से 30 और समथिंग तक इसको पढ़ते हैं, तो 66.5 तो बहुत आगे रह गया। ठीक है, तो देखो यहाँ अपन शीत कटिबंध के नजदीक देखें और उष्ण कटिबंध के नजदीक देखें तो भी नजदीक किसके हैं? उष्ण कटिबंध के नजदीक है। तो राजस्थान की चाहे तो वनस्पति पूछी जाए, चाहे कृषि पूछी जाए, चाहे जीव जंतु पूछे जाए, ठीक है, ये सारे के सारे कौन सी दशाओं को प्रकट करते हैं? उपोष्ण दशाओं को प्रकट करते हैं। कौन सी दशाओं को?
उपोष्ण दशाओं को प्रकट करते हैं। ठीक, फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे इसको अपन मरुस्थल की बात करते हैं, तो मैंने आपको मरुस्थलों के बारे में यहाँ केवल एक निष्कर्ष बताऊंगा कि दुनिया में 2 टाइप के मरुस्थल होते हैं। शीत मरुस्थल जो बर्फीले होते हैं, वो सारे के सारे 66.5 के ऊपर और 66.5 के नीचे देखने को मिलेंगे। बाकी कौन से रेतीले या शुष्क मरुस्थल बचे? तो रेतीले या शुष्क मरुस्थल है, उनमें से कौन से मरुस्थल जो है वो ज्यादा टिपिकल है? तो देखो, अधिकांश रेतीले मरुस्थल हैं वो शीत और उष्ण के बीच की स्थिति को बताते हैं। शीत और उष्ण के बीच की स्थिति को बताते हैं। लेकिन रेत के मरुस्थल को हम उष्ण मरुस्थल कहते हैं और बर्फ के मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल कहते हैं। तो वर्ल्ड के मैप में आप अफ्रीका का सारा का मरुस्थल देखोगे तो सारा के मरुस्थल का विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? कर्क और मकर रेखा के बीच ही मिलेगा। सोचने वाली बात, दुनिया के अधिकांश रेतीले मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मिलते हैं, शीत और उष्ण के बीच 23.5 से 66.5 के बीच। लेकिन सहारा का मरुस्थल जो है वो अपने को इनके बीच में मिलेगा। देखो, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से 3 बड़े आर्क या सर्कल गुजरते हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इनके बीच में सहारा का मरुस्थल है। तो दुनिया में जब भी रेतीले शुष्क मरुस्थल की बात आती है तो आदर्श मरुस्थल किसको मानकर अध्ययन किया जाता है? सहारा के मरुस्थल को मानकर अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी प्रदेशों में जो भी मरुस्थल है उनका कंपैरिजन हम किससे करते हैं? सहारा के मरुस्थल से करते हैं, क्योंकि वो क्या है? परफेक्ट शुष्क परिस्थितियों को धारण करता है। सवाल आता है कि भाई सहारा से ही हम इनका कंपैरिजन क्यों करते हैं? जैसे राजस्थान के इस रेगिस्तान में अपन जितने शब्द या टर्म यूज करते हैं वो सारे के सारे उसी रेगिस्तान की टर्म्स के, जैसे चट्टानी मरुस्थल है, ठीक है, तो उस चट्टानी मरुस्थल के लिए हम हमादा शब्द यूज करते हैं। तो हमादा शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? सहारा के मरुस्थल के परफेक्ट शुष्क चट्टानी मरुस्थल के लिए यूज किया जाता है। तो उससे मिलता जुलता है, इसलिए हमने यहाँ भी उसको क्या कह दिया? हमादा कह दिया। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सवाल ये है कि आपसे उष्ण और उपोष्ण दोनों शब्द ऑप्शन में आ जाएं तो क्या करोगे? उपोष्ण, क्योंकि परफेक्ट उष्ण परिस्थितियां यहाँ नहीं है। दूसरी बात, जैसे इसका निर्धारण अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि भारत की तरह राजस्थान भी एक मानसूनी प्रदेश है। क्या है? मानसूनी प्रदेश है। और मानसूनी प्रदेश जितने भी होते हैं उनमें सीजन हमेशा चेंज होती है। मानसूनी प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऋतु परिवर्तन। समझ आएगी बात? ऋतु परिवर्तन समझ गए ना आप? अगर ऋतु परिवर्तन नहीं होगा तो ताप और दाब की विषम परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। ताप और दाब की विषम परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी तो मानसून पैदा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ताप और दाब में, दुनिया के जिन हिस्सों में ताप और दाब में परिवर्तन नहीं होता है वहां मानसून पैदा नहीं होता है। वहां क्या होता है? वहां या तो बारिश होती है समयनीय वर्षा, कि रोज दोपहर तक भाप बनकर पानी ऊपर उड़े और दोपहर बाद में बारिश हो जाए, या फिर होती है शीत वर्षा, हिमपात के रूप में जो ध्रुवीय प्रदेशों में होती है। तो मानसूनी वर्षा के लिए किसका होना जरूरी है? ऋतु परिवर्तन का। ठीक है, तो ये ऋतु परिवर्तन किसकी विशेषता है? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की विशेषता है। तो जितने भी मरुस्थल है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, उन सब की बड़ी विशेषता क्या है? ऋतु परिवर्तन है। तो अपने इस रेगिस्तान में भी बड़ी बायोडाइवर्सिटी का एक कारण यह है कि हम मानसूनी प्रदेश में है। ये रेगिस्तान किस में है? मानसूनी प्रदेश में है। और मानसूनी प्रदेश में निश्चित तौर पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? जैसे सामान्यतः मई में कोई जीव नहीं होता, मच्छर पैदा होते हैं, वो भी सिक जाते हैं। और जैसे बारिश होती है तो हजारों टाइप के कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, हजारों टाइप की घास पैदा हो जाती है, सैकड़ों टाइप की फसलें अपन उगा लेते हैं। तो ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। तो जिन शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को हम मानसूनी प्रदेशों में काउंट करते हैं उन सब की जैव विविधता ठीक ठाक है। और उनमें सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? इस थार के मरुस्थल की है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एक राजस्थान का जलवायु, अगला सवाल, राजस्थान का जलवायु
उपोष्ण ऑब्लिक उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों को धारण करता है। यह शब्द लिखोगे आप, उपोष्ण ऑब्लिक उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों को धारण करता है। उपोष्ण ऑब्लिक उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को धारण करता है। उपोष्ण ऑब्लिक उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों को धारण करता है। ये ऑब्लिक क्यों लिखा है? ऐसे मैं अगर लिखा रहा हूं ना, देखो ऑब्लिक लगा के एक से ज्यादा टर्म अपन यूज कर रहे हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन में है, इस तरीके से लिखने का, ऑब्लिक के निशान से अपन किसी चीज को डिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्लिक के निशान के दोनों वाली बातें ऑप्शन में आ जाएं, तो आप ऑब्लिक के निशान के पहले वाली को टिक करोगे, ठीक है। और वो नहीं है तो दूसरे वाली से भी काम चल सकता है। जैसे आप लोग साइकोलॉजी में अलग अलग बाल्यावस्था की आयु पढ़ते हो, हैं? तो किसी किताब में आपको 5 साल तक मिलेगा और किसी में 6 साल तक, ये तो मिलेगा ना। अब मैं एक तो ये लिख रहा हूं बाल्यावस्था की आयु 5/6 साल है, और दूसरा मैं ये लिख रहा हूं 6/5 साल है। इन दोनों में से कौन सी बात सही है? इसको डिसाइड कैसे करोगे? अरे किताब में तो लिखा हुआ, वो बताने आएगा क्या आपको कि इसका मतलब ये है। ऑब्लिक से पहले का मतलब है मेजोरिटी, बहुमत किसके पक्ष में है, तो मेजोरिटी 6 साल के पक्ष में है। अगर किताब राइटर ने 6/5 लिखा और गाइड लिखने वाले ने 5/6 अपनी तरफ से दिमाग लगा लिया कि 5 पहले आएगा और 6 बाद में आएगा, मामला गड़बड़ है। ऑब्लिक से पहले का मतलब है कि मेजोरिटी, बहुमत किसके पक्ष में है, तो बाल्यावस्था की आयु में मेजोरिटी जो विचारकों की है वो कितने साल के साथ है? 6 साल के साथ है। समझ में आ गई ना बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अगली बात जो अपन देखना चाहते हैं, राजस्थान की जलवायु में जैसे मानसून की बात कर दी मैंने मोटे तौर पर, इसके अलावा एक बारिश और होती है अपने यहाँ, है? कौन सी होती है? मावठ। यहां भी देखो, आप राजस्थान की स्टडी कर रहे हो तो कुछ किताबों में गलत लिखा हुआ मिलेगा आपको, मावठ ऑब्लिक मावठा या मावठा ऑब्लिक मावठ, ऐसे लिखा हुआ है। देखो मावठ और मावठ ये एक ही है, केवल उच्चारण का फर्क है। लेकिन कुछ किताबों में मावठ ऑब्लिक मावठा लिखा हुआ है, ये गलत है। प्रशांत बताएगा, राजस्थान के मावठे पूरी दुनिया में विख्यात हैं। हैं? मावठे विख्यात हैं। पहली बात तो मावठे किसको कहते हैं? राजस्थान में पगड़ी के बहुत सारे टाइप प्रचलित हैं। समझ आएगी बात? तो पगड़ी के जो, पगड़ी का एक टाइप मावठा, कब पगड़ी के बहुत सारे टाइप मावठे। ये देखो, ये मावठे, मावठा का बहुवचन है, तो मावठा किसको कहते हैं? पगड़ी को कहते हैं। आजकल पूरा एनसाइक्लोपीडिया बन गया है और वापस ये चीज प्रचलन में भी आ रही है। आप जैसे मैं आपको बता रहा था कि मतलब कल्चरल रिफॉर्मेशन के लिए एक रिवॉल्यूशन चला हुआ है, तो ये लिखना गलत है। मावठा किसी किताब में लिखा है मावट ऑब्लिक मावठ है, क्या है? पगड़ी। मावठे मतलब पगड़ी के प्रकार, ठीक है। मावट और मावठ। अब यहां वापस आप इसको सोचोगे, मैंने ऐसी एक चीज आपको इंट्रोडक्शन में बता दी, वापस फ्लैशबैक में जाओ आप। वापस फ्लैशबैक में जाओगे, मावठ जो है क्या नियमित वर्षा है? अपने यहां नहीं है। इसका मतलब कभी कभार ऐसा चांस बनता है। तो मावठ का जो कारण है वो आप क्या देखते हो? मावठ और मावठे में अंतर याद रह जाएगा ना? अब आप अपनी रटी रटाई भाषा में बोलो, क्या है? हैं? पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है ये? पश्चिमी विक्षोभ क्या है ये?
मैंने आपको पछवा पौने पढ़ाई है, पछवा पौने पढ़ाई है क्या? कितने से कितने के बीच पढ़ाई है? हैं? अरे इसका रीजन है, मैं वो जो पहले क्लास कर गया वो यूं ही नहीं है, वो सब जुड़ेंगी इसके साथ। अब कितने से कितने के बीच चलती है? अरे मैंने आपको ऐसा डायग्राम बताया था दाब के लिए, ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 5, फिर 30 से 35, फिर 60 से 65, ये प्रेशर जोन बताए थे। यहां जो चलती है कोई हवा नहीं चलती डोल्ड्रम फील्ड में, यहां जो चलती है इनको अपन ने क्या कहा था? व्यापारिक पौने कहा था, ठीक है। और यहां जो चलती है उनको अपन ने क्या कहा था? पछवा पौने कहा था। समझ में आई क्या बात? देखो पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में क्या है, शायद ही आज तक समझ में आया होगा आपके। पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में क्या है? ये क्या है? 30 डिग्री, और राजस्थान का अपन जो है विस्तार 23.5 से 30 पॉइंट समथिंग तक पड़ता है। समझ में आई क्या बात? इस उत्तरी हिस्से में ही मावठ क्यों आती है? पहली बात मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पौने ज्यादा सॉलिड होती है, ज्यादा सॉलिड होती है, जिनको गरजता 40% 50 चीखता 60 ऐसे ताकतवर नाम दे रखे हैं हमने, और वहां बड़ी तूफानी बारिश करती है ये। उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो स्थिति है वो बहुत कमजोर होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये रूम सागर से, रूम सागर किसको कहते हैं? वर्ल्ड का मैप देखोगे तो भूमध्य सागर आपको मिलेगा। भूमध्य सागर से भाप को उठाएंगे, ये वो टाइम है जब अपने यहाँ क्या होता है? सर्दी होती है। लेकिन फिर भी आप ये कहोगे कि अब रूम सागर क्या होता है? राजस्थान यहां है, रूम सागर थोड़ा क्या बताया? पश्चिमी विक्षोभ बताया ना, इससे यहां यूरोप के नक्शे के पास यहां मिलेगा आपको, ठीक है। तो है तो दोनों उत्तरी गोलार्ध में ही है, और सर्दियों में सूर्य होता है नीचे। फिर आप कहोगे कि रूम सागर से भाप कैसे उठी है? कोई स्टॉप तो लगाया नहीं है। देखो जो पैक्ड खाड़ी और पैक्ड सागर होते हैं उनका टेम्परेचर लंबे समय तक बना रहता है। तो जैसे ही सूर्य इधर जाएगा, अचानक क्या होगा? रूम सागर का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर इतनी आसानी से नहीं गिरेगा, लेकिन ये जो रेगिस्तान है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अब तो जैसे ही सर्दी के दिनों में यहां टेम्परेचर जो है ज्यादा हो गया, मान लो कि 8-10 दिन तक सर्दी में अच्छी गर्मी पड़ रही है, अपने को स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है, तभी तो अपन कहते हैं ना कि माउट हो सकती है। तो यहां से उठने वाली भाप का स्लोप जो है वो इधर हो जाता है, और ये इधर गुजरात, राजस्थान, पंजाब और होते हुए नेपाल और भूटान तक जाती है ये बरसात। तो ये पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में क्या है? रूम सागर से चलने वाली पछवा पवनों का पार्ट है। तो पश्चिमी विक्षोभ एक तरह से उत्तरी गोलार्ध की पछवा पवने है। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें अगला लिखो, कभी कभी सर्दियों में विक्षोभ को सामान्यतः चक्रवात भी कहते हैं। विक्षोभ को क्या लिख देते हैं? चक्रवात। कभी कभी सर्दियों में भूमध्य सागर से चलने वाली पछवा पवनों ऑब्लिक पश्चिमी विक्षोभों, एक ही मतलब है, रटना नहीं है, बात को समझना। ऑब्लिक पश्चिमी विक्षोभों या चक्रवातों से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में या इस रेगिस्तान में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों में बारिश होती है। ठीक है, सर्दियों में बारिश होती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। मावठा कई गाइड्स में लिखा हुआ है, गलत है, ठीक है ना, क्योंकि गाइड लिखने वाले तुकबंदी में माहिर होते हैं,
इसलिए तुकबंदी नहीं लगानी है आपको। अब यहां देखो पछुआ पवने, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात। अब आगे जब अपन जिन लोगों का इंडियन ज्योग्राफी सिलेबस में है, उनको जब आप आगे देखोगे, अभी मैंने एक शब्द बताया है चक्रवात। चक्रवात में और प्रति चक्रवात में क्या फर्क है? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आप देखोगे, प्रति का मतलब होता है उल्टा, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, है ना। एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात है, साइक्लोन क्या है? चक्रवात है। इन सारी चीजों को छोड़ दो, रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है। कई बार अपने यहाँ बारिश आती है तो अनुभवी लोग क्या कहते हैं कि थोड़ी देर बाद में सूटो आर और बारिश आसी। पुजारी है क्या वो? हाँ, देखो इसमें साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन में ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, साइक्लोन के आगे प्रेशर कम होता है, साइक्लोन के बीच में प्रेशर ज़्यादा होता है, साइक्लोन के पीछे फिर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। जब दाब कम होगा तो बारिश होगी। तो साइक्लोन के आगे आगे बारिश होती है, फिर तेज हवा आती है, फिर पीछे पीछे बारिश होती है। एंटी का मतलब है कि दो साफ कंडीशन बन गई उसमें। एंटी साइक्लोन में क्या होता है? एंटी साइक्लोन में आगे तेज तूफान होता है और पीछे लो प्रेशर जोन, उसकी पूंछ में दबाव क्या होता है? कम होता है। पीछे पीछे क्या होती है? बारिश। तो अपने यहाँ क्या, सूटा हूँ पहली बारिश और सूटे गए बाद में बारिश। पहली बारिश है, फिर सूटा है, फिर उसके बाद में संभावना किसकी है? बारिश की है। तो ये ज्योग्राफी में जब अपन साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे तो वहाँ अपन इसकी कंसेप्ट डिटेल से देखेंगे। फिर ये सूखे भी होते हैं, इनकी टाइप्स भी होते हैं। जैसे अपने यहाँ जो होता है ना गर्मियों में भंगुड़े जिनको बोलते हैं अपन, हैं वो क्या है? भंगुड़े जिसको बोलते हैं अपन, क्या है वो? उनके बीच में लो प्रेशर जोन होता है, वो साइक्लोन ही होते हैं। मतलब बिना बादल के साइक्लोन, रेत के साइक्लोन होते हैं एक तरह से वो। तभी तो उनकी चोटी ऊपर तक। कभी आनंद लिया क्या, पिकनिक किया क्या उसका? है जब छोटे थे तो बहुत, आजकल तो बंद हो गया, मतलब जब आता तो आंख बंद करके खड़े हो जाते थे, और जब जैसे ही बीच में वो लो प्रेशर जोन आता तो ऐसे ऊपर नीचे होते थे, बड़ा आनंद आता था। है ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो मैंने आपको बताया कि राजस्थान को जब अपन पढ़ेंगे तो इसको अपन मानसूनी प्रदेश में पढ़ेंगे। मानसूनी प्रदेश में पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ऋतु, ठीक है। तो आप इसमें लिखो राजस्थान भारत की तरह मानसूनी प्रदेश का हिस्सा है। मानसूनी प्रदेश का हिस्सा है, मानसूनी प्रदेश का हिस्सा है। मानसूनी प्रदेश का हिस्सा है, इसका मतलब क्या है? तो देखना वापस इसमें, जैसे ये मैंने 0 डिग्री अक्षांश बताया, इसके बाद में ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री, और उसके बाद में ये 66.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री। देखो यहाँ शीत और उष्ण के बीच की सिचुएशन है, वो कैसी है? शीतोष्ण। तो चाहे तो मतलब सारे शीतोष्ण प्रदेश जो हैं वो मानसून के अच्छे केंद्र नहीं है। समझ आएगी बात? विश्व के नक्शे में जब आप ये चीज देखोगे तो सारे शीतोष्ण प्रदेश मानसून के अच्छे केंद्र नहीं है। केवल वही भौगोलिक क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के मानसून के अच्छे क्षेत्र हो सकते हैं जिनके एक हिस्से में विषम परिस्थिति हो। मतलब जैसे अपने यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जब भाप उठती है तो यहाँ इस रेगिस्तान का टेम्परेचर गिर जाता है। तो रेगिस्तानों का मानसून की उत्पत्ति में कितना बड़ा योगदान है, समझ में आ गई ना बात? तो ये जैसे मैं आपको बता दूं कि ये लिखा जाता है सभी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश मानसूनी अच्छे मानसूनी प्रदेश होते हैं। इट इज रॉन्ग।
अगर कोई शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश ऐसा है जिसमें विषम परिस्थितियों के लिए रेगिस्तान मौजूद नहीं है, तो वहाँ मानसून की उत्पत्ति की संभावनाएं क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है। और जैसे भारत और इस थार के मरुस्थल की सिचुएशन है, तो यहाँ मानसून की परिस्थिति क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई। क्लियर हो गई बात? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, सभी मानसूनी प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। ये बात सही है या गलत है? सभी मानसूनी प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित हैं। सही है। मानसूनी प्रदेश केवल और केवल किस में हो सकते हैं? मानसून एक अस्थायी पवन है, सीजन द्वारा निर्मित है। तो देखो यहां इस उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में सीजन होती ही नहीं है। कर्क और मकर रेखा के बीच ऋतु नहीं होती। देखो भारत के नक्शे में यहां अपन 30 की बात कर रहे हैं और बंबई तक नीचे जाते हैं अपन, महाराष्ट्र वगैरह नीचे नक्शे में जाते हैं दक्षिणी भारत में, तो वहां रजाई की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां कभी जरूरत नहीं पड़ती है, सम मौसम है। ठीक है ना? तो यहां सीजन नहीं बनती। इसके बाद में इस शीत प्रदेश में भी क्या नहीं बनती है? सीजन नहीं बनती है। सीजन नहीं बनती, इसका मतलब ताप की विषम परिस्थितियां, ताप और दाब की विषम परिस्थितियां नहीं बनेंगी तो मानसून की संभावना नहीं है। दो बातें, सारे मानसूनी प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में है। ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि सभी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश मानसून के अच्छे के अंदर नहीं होते हैं। अब ये भगवान की दी हुई गिफ्ट है कि भारत जो उपमहाद्वीप है वो दुनिया में मानसून के हिसाब से सबसे अच्छी लोकेशन रखता है। भारत पूरे विश्व में मानसून की सिचुएशन को देखते हुए सबसे अच्छी लोकेशन पर स्थित है। ठीक है। तो दोनों बातें ध्यान में रहनी चाहिए। मानसूनी प्रदेश केवल इसी फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में होने वाले सभी क्षेत्र अच्छे मानसून के केंद्र हों ये जरूरी नहीं है। ये भौगोलिक संरचना पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो आप इसमें अगला सवाल, मानसूनी प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों, मानसून शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की विशेषताएं, ऐसे लिख लो, मानसून शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की विशेषताएं। पीछे जो मैंने आपको बताया उसका बहुत बड़ा योगदान है, रोज रहेगा ये। मानसून शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की विशेषताएं, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की विशेषता है, लेकिन सभी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश मानसूनी विशेषता को धारण करते हो, मानसूनी विशेषता को धारण करते हो, ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है। ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब देखो जो मानसूनी क्षेत्र हैं, अभी अपन जलवायु पढ़ रहे हैं, तो मानसूनी क्षेत्रों की जलवायु को डिसाइड करने में सबसे बड़ा योगदान ऋतुओं का होता है। सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? ऋतुओं का होता है। तो इसमें अगला सेंटेंस, मानसूनी प्रदेशों की जलवायु, मानसूनी प्रदेशों की जलवायु के निर्धारण में, मानसूनी प्रदेशों की जलवायु के निर्धारण में, मानसूनी प्रदेशों की जलवायु के निर्धारण में ऋतुओं का बड़ा योगदान होता है। बड़ा योगदान होता है। ठीक है। अब इसमें पहला आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ये कब से कब तक होती है? मार्च से जून तक।
वर्गीकरण में ये मानते हैं, बाकी तो ग्रीष्म ऋतु की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, मई से जून तक। अब यहां आपको क्या पढ़ना है, कई बार देखो, अब वैसे तो ये सीजन पढ़ लिए अपन ने, यहां अपन ये 23.5 डिग्री बांसवाड़ा के पास पढ़ रहे हैं। देखो इस सीजन को समझेंगे आप, अब जून में भी आपसे लोचा पूछ ले तो यहां मध्य जून आएगा। समझ में आई क्या बात? जैसे मार्च से जून, मध्य जून दे दिया, और मार्च में भी कौन सा, ये आ गया 21 मार्च से 21 जून। समझ में आई क्या बात? नीचे भूमध्य रेखा से सूर्य उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 21 मार्च से यहाँ से शुरू होता है और 21 जून को यहाँ आ जाता है। ये क्या है? ये ग्रीष्म ऋतु है, और उसके बाद वापस सूर्य अपना रुख करते करते 23 सितंबर को यहाँ चला जाता है। समझ गए आप इस बात को? तो ये देखो, ग्रीष्म ऋतु को सूर्य की उत्तरायण स्थिति डिसाइड करती है, या राजस्थान में जब ग्रीष्म ऋतु होती है, या उसको हम सूर्य की किस स्थिति से देखते हैं? उत्तरायण स्थिति से। या राजस्थान में गर्मी की ऋतु उसी टाइम होती है जब सूर्य अपनी उत्तरायण स्थिति में होता है। पीछे वाली बात से जोड़ लिया। अब देखो, किताबों में ये सब चीज़ें लिखी होनी जरूरी नहीं है, लेकिन आप फीचर से इस चीज़ को जोड़ोगे तो आपके सामने आ जाएगी ये चीज़। पहली बात क्लियर हो गई ना कि गर्मी की ऋतु सामान्यतः आपको गाइड में ये लिखा हुआ मिलेगा मार्च से जून तक, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगला इस सवाल को या इस गाँव को कुरेदने लग जाए तो कहाँ लेके जा सकता है, उसकी आप कल्पना करो। हैं? फिर दो बातें बाबा जी की तरफ सोचते जाओ आप। हैं? पहली बात समझ आ गई। दूसरी चीज देखो, मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूं कि मार्च से जून तक राजस्थान में दाब क्रमशः बढ़ता है। ये बात सही है या गलत है? मार्च से जून तक राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में दाब क्रमशः बढ़ता है। मार्च से अप्रैल में ज़्यादा, अप्रैल से मई में ज़्यादा, मई से जून में ज़्यादा। क्या ये बात सही है? गलत है। बढ़ता क्या है? टेम्परेचर। तो दाब क्या होगा? गिरेगा। समझ आ गई बात? तो दूसरी बात को यूं जोड़ दिया कि इस सीजन में क्रमशः दाब की निम्न स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरे ऑप्शन में दे दिया, यह सीजन भारतीय मानसून की उत्पत्ति का कारण पैदा करती है। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा? कम होगा। किसके कंपैरिजन में? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कंपैरिजन में। समझ गए ना? सवाल मतलब कैसे जनरेट किया जाता है। गाइड जहां रुक जाएगी उससे आगे 1-2 ऑप्शन बनाया जाता है आजकल। जहां आपकी गाइड खत्म हो जाती है उससे आगे 1-2 ऑप्शन क्रिएट किया जाता है। अगर समझी हुई चीज़ है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गई बात? फिर देखो क्या होता है कि इस पूरी गर्मी की ऋतु में चौथी बात जो आपके काम की है, यहां टेम्परेचर की स्थितियां डे बाय डे बदलती हैं। भाई हर दिन सूर्य आगे बढ़ रहा है, तो जैसे शर्ट के ऊपर या कपड़े के ऊपर धारियां नहीं होती क्या है, इस तरीके से ये यहां से मैं लकीरें खींच रहा हूं। हो गई ये लकीरें? ठीक है। इसके बाद में इस फील्ड में ये लकीरें खींच रहा हूं। इन लकीरों से आप क्या समझ रहे हो? ठीक है। और इसके बाद में कुछ लकीरें मैं यहां खींच रहा हूं। ये देखो, ये लाइनें मैंने समताप रेखाओं के संदर्भ में खींची है। अपन कहते हैं ना कि जैसे यहां से फतेहपुर में गर्मी ज्यादा है, फतेहपुर से चूरू में ज्यादा गर्मी है, ये वही बात है। समताप रेखाएं बहुत ज्यादा रीजनल हो जाती हैं। बहुत ज्यादा रीजनल होने का मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्रीय हो जाती हैं। हर 15-20 किलोमीटर में टेम्परेचर की परिस्थितियां क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। ये देखो, अब जैसे इस स्थान पर और इस स्थान पर सेम टेम्परेचर होगा,
नक्शे में इस स्थान पर और इस स्थान पर सेम टेम्परेचर होगा, इस स्थान पर, इस स्थान पर और इस स्थान पर सेम टेम्परेचर होगा, यहाँ और यहाँ सेम टेम्परेचर होगा। तो समताप रेखाओं का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऐसे ही इधर इस रेंज में समताप रेखाएं ऐसे बनेंगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि राजस्थान के भूगर्भ में जो चट्टानें हैं वो किस टाइप की हैं, ऐसे बनेंगी ये। इसके अलावा जैसे अपन ये कहते हैं कि गर्मियों में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, माउंट आबू है, कटैसी है, यहाँ है क्या? तो ये देखो यहाँ ये समताप रेखाएं माउंट आबू के आसपास ऐसी बनेंगी। तो कई बार जैसे ग्रीष्म ऋतु में समताप रेखाओं का वितरण दर्शाता है। अब ये समझने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। यहाँ इस फील्ड की समताप रेखाएं अलग होंगी, इस फील्ड की समताप रेखाएं अलग होंगी, इस फील्ड की अलग होंगी, इस फील्ड की अलग होंगी और इस फील्ड की अलग होंगी। ठीक है। तो ताप के जो कटिबंध हैं वो रीजनल या क्षेत्रीय होने का मतलब है थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर टेम्परेचर की परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है। तो आप इसमें दो तीन छोटी छोटी बातें लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जलवायु को डिसाइड करने के लिए मानसून के संदर्भ में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, सीजन का होता है। पहला ऑप्शन आप इसमें लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और कोष्टक में लिखोगे मार्च से जून। और मार्च से जून में भी आप जैसे डेट अपने आप डिसाइड कर लोगे, लिखने की जरूरत नहीं है, 21 मार्च से 21 जून तक। दूसरा आप इसमें लिखो, अब देखो जैसे आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की जो समताप रेखाएं हैं वो सबसे ज्यादा स्पष्ट कौन से महीने में होंगी, मई और जून में। समझ आ गई बात? तो दूसरा आप इसमें लिखोगे मई तथा जून में राजस्थान की समताप रेखाएं सर्वाधिक स्पष्ट होती हैं। मई और जून में राजस्थान की समताप रेखाएं सर्वाधिक स्पष्ट होती है, सर्वाधिक स्पष्ट तथा क्षेत्रीय होती है। क्षेत्रीय का मतलब समझ गए, रीजनल का, तथा क्षेत्रीय होती है, तथा क्षेत्रीय होती है। अगली बात इसमें लिखोगे, यह ऋतु भारतीय मानसून का धरातल तैयार करती है। यह ऋतु भारतीय मानसून का धरातल तैयार करती है, भारतीय मानसून का धरातल तैयार करती है, भारतीय मानसून का धरातल तैयार करती है, भारतीय मानसून का धरातल तैयार करती है। देखो अब देखो, मानसून को मैंने एक अस्थायी पवन बताया है। तो सामान्यतः अस्थायी पवनों के बारे में मैंने ये बताया कि सुबह शाम बदल जाती है। तो मानसून कितने टाइम से बदलने वाली पवन है? मैंने आपको बताया कि गर्मी की सीजन में इसका धरातल तैयार होता है। ठीक है। इसका मतलब ये एक लंबा प्रक्रम है। एक शब्द आपने भूगोल में पढ़ा होगा, अक्टूबर हॉट, पढ़ा है क्या? अक्टूबर हॉट क्या है ये? अक्टूबर हॉट भारतीय मानसून की विदाई का संकेत है। अब देखो अपन यहां मानसून की उत्पत्ति भारत में कब से मानते हैं? 1 जून से, मई की लास्ट डेट या 1 जून से। ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत विचलन हो सकता है। फिर अपने यहाँ मानसून पहुंचने में लगभग 1 महीना 25 से लेकर 30 दिन तक लेता है। ठीक है। और इसकी उत्पत्ति का कारण जो है वो मई में ही क्रिएट होने लग जाता है। तो मानसून धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली अस्थायी पवन है और मानसून धीरे धीरे समाप्त होने वाली अस्थायी पवन है। ठीक है। अब इसका अनुमान हम कैसे लगाते हैं? जैसे साइंटिस्ट लोग हैं तो नारियल देख के थोड़े बताते हैं कि मानसून की उत्पत्ति होने वाली है, हैं? कैसे पता चलता है? भारतीय मानसून की उत्पत्ति का संकेत क्या है? मानसून की उत्पत्ति का संकेत है प्री मानसूनल रेन। मानसून पूर्व की वर्षा जो है वो मानसून की उत्पत्ति का संकेत है। क्या होता है इसमें? मई के महीने के पहले वीक से लेकर तीसरे वीक तक हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में रेगुलर नहीं, कहीं कहीं तेज बारिश होती है।
ये मानसून पूर्व वर्षा होती है। जैसे अपने यहाँ इस बार 24 मई को बारिश हुई थी, वो प्री मानसूनल वर्षा थी। समझ गए आप? लगभग 1 महीने पहले, भाई मानसून को यहाँ तक आने में 1 महीना लगता है, तो जिस क्षेत्र में मानसूनी वर्षा होनी है उसमें लगभग 1 महीने पहले अलग अलग हिस्सों में, किश्तों में या टुकड़ों में तेज बारिश होती है। वो बारिश स्थानीय फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए उसका विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना नाम होता है। जैसे आप असम में ये बारिश अचानक होती है तो उस बारिश को असम में अपन नार्वेस्टर कहेंगे। परी मानसूनल वर्षा अगर असम और मेघालय के पहाड़ों पर होती है तो नार्वेस्टर एक पूर्व मानसूनी वर्षा है। कहाँ होती है? मेघालय और असम में। क्या पैदा होता है वहाँ? चाय। तो असम के पहाड़ी क्षेत्रों में नार्वेस्टर कौन सी फसल के लिए वरदान है? चाय के लिए। उसी टाइम, सेम टाइम ये बारिश यदि पश्चिम बंगाल में होती है तो उसको कालवैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालवैसाखी। पश्चिमी बंगाल में बारिश की सीजन में क्या होता है? चावल। चावल मूलतः खरीफ की फसल है और बंगाल इसका बड़ा उत्पादक है। तो कालवैसाखी क्या है? परी मानसूनल वर्षा है। ये किस फसल के लिए वरदान है? चावल के लिए। ठीक है। इसको केरल के तटों पर क्या कहते हैं? मैंगो सावर, आम्र बोचार। किसके लिए? कॉफी होती है वहाँ। अब मैचिंग मत करो। कॉफी की फसल का अच्छा उत्पादन, कॉफी की फसल के अच्छे उत्पादन का संकेत है। आप ठीक ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम छोटे थे तो हमारे वो एक दौलत की कंसेप्ट थी। हमारा एक साथी था दौलत और उसके चाचा जी सोशल साइंस पढ़ाते थे। तो वो मतलब बंदे को कोई सवाल पूछ लो, अच्छी तुकबंदी और अच्छा जवाब। ठीक है। तो वो टेस्ट लगते थे 2 तो हाफ ईयरली एग्जाम और कई कंसेप्ट होते थे, आजकल तो हैं कि नहीं पता नहीं। तो टेस्ट में एक सवाल दिया कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो जहाँ जहाज़ों से सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। तो वो क्या टेस्ट में कॉपी देकर वापस पूरा खुलासा होता था कि कितने सही अंक दिए नहीं दिए। तो बोला रे दौलत एक टेस्ट में सवाल दिया था। तो बोले कौन सो काका? बोले बंदरगाह किसे कहते हैं? तो बोलो ये जवाब कौन लिखे बेटा? बोले कुण के काका कौन लिखे? वही तो एक उत्तर आओ मन। तो बोले कि क्या लिखा है इसमें? बोला अभी बता सकता हूँ। बोलो जहाँ बंदर नाच नाच कर गा कर देते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। फिर अगले टेस्ट में सवाल आया कि बोर किसे कहते हैं? बोर किसे कहते हैं? भूगोल का बहुत बड़ा सवाल है ये भी। जहां समुद्र की रिवर्स डायरेक्शन में बहने वाली 2 लहरें आपस में टकराती हैं वहां कुछ समय के लिए पानी की दीवार खड़ी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। तो ये सवाल दे दिया। तो वही जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो बोले दौलत यार एक सवाल दिया था उसका जवाब नहीं लिखा। तो ये सवाल एक्चुअली दौलत के लिए होते थे। तो बोले कौन सा? तो बोला बोर किसे कहते हैं? तो बोला काका कौन क्या है? सौ बड़ो उतरी कोई लिखे हमें। तो बोलो 100 बड़ो लिखे? बिल्कुल लिखे। बोलो क्या है इसमें? तो बोला जो झाड़ियों के लगते हैं उन्हें बोर कहते हैं। ये छोटी झाड़ियों के भी लगते हैं, बड़ी झाड़ियों के भी लगते हैं और ये पाले के भी लगते हैं। ठीक है। ये पाले के भी लगते हैं। ये देसी भी होते हैं, ये नहीं, ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये देसी भी होते हैं और संकर भी होते हैं। और नीचे अंडरलाइन करके लिखा कि ये चोमू वाले भी होते हैं। तो तुकबंदी नहीं। ठीक है। पहली बात, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का संकेत क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में जो वर्षा होती है मानसून पूर्व है, ये स्थानीय फसलों के लिए वरदान होती है। इसलिए इन वर्षा का स्थानीय नाम अलग अलग है। स्थानीय नाम क्या है? अलग अलग है। अब जैसे दे दिया कि निम्न में से कौन सी वर्षा भिन्न है। अब जैसे कालवैसाखी दे दिया, नार्वेस्टर दे दिया, ठीक है, मैंगो सावर दे दिया और मावठ दे दिया।
इनमें से भिन्न क्या है? क्या करोगे? मावठ। वो 3 क्या है? प्री मानसूनल। और ये मानसून की विदाई के बाद। दूसरी बात, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि अखबार में आता है कि अब मानसून विदा 4-5 रोज पहले आया था, तो मानसून की विदाई का संकेत क्या है? तो भारत का नक्शा देखा ने? भारत के नक्शे में ये आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती भाग है, इसको हम भूगोल में क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अगर वर्षा ऋतु के दौरान अचानक बीच में, जैसे सितंबर के महीने में या सितंबर शुरू होने के बाद कभी भी अचानक यहाँ भारी वर्षा हो जाती है, यहाँ जिस डेट को भारी वर्षा हो जाएगी उस दिन भारतीय मानसून वापस विदा होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कश्मीर की जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय की पहाड़ियों में बर्फ जमना शुरू हो जाती है, और बर्फ जमेगी तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। टेम्परेचर कम होगा तो दाब क्या होगा? ज़्यादा। दाब ज़्यादा हो गया तो बचा खुचा जो मानसूनी पवनों में नमी है, बारिश है, वो और आगे नहीं जा पाएगी, तो वो अपना रास्ता वापस बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर कर लेते हैं। तो यहाँ उस टाइम सबसे अच्छा वैक्यूम, सबसे लो प्रेशर जोन जो है वो कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर। तो कई बार सवाल पूछते हैं कि आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर भारी बरसात किस बात का संकेत है? भारतीय मानसून की विदाई का संकेत है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपने यहाँ के जलवायु को डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें लिख लो आप, मानसून की उत्पत्ति का संकेत। छोटे छोटे सवाल हैं ये, माथापच्ची ज्यादा नहीं करनी है, समझना है इनको। भारतीय मानसून की उत्पत्ति का संकेत। भारतीय मानसून की उत्पत्ति का संकेत। भारतीय मानसून की उत्पत्ति का संकेत क्या है? और डैश करके लिखो, मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा। ठीक है, जैसे अपन ने राजस्थान में कोई काम विशेष नाम नहीं दे रखा है। ठीक है, इसमें एक तो नार्वेस्टर। अब देखो, नार्वेस्टर में 2 सवाल बताऊंगा मैं आपको। ये शब्द अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो न्यूजीलैंड में चलने वाली अस्थायी पवनें हैं। न्यूजीलैंड में चलने वाली अस्थायी और ठंडी पवनें, और यहाँ गर्म पूर्व मानसूनी पवनें हैं। तो दोनों पवन, तो अपन यहाँ ये मानसून के संदर्भ में गर्म पवनें पड़ते हैं। ऐसे न्यूजीलैंड में कैसे अस्थायी पवनों के लिए यूज किया जाता है? ठंडी के लिए। तो न्यूजीलैंड और अपने पूर्वोत्तर भारत में बिल्कुल उल्टा है। क्या है? नार्वेस्टर, और ये असम व मेघालय। लिख लो आप इसमें। ये मानसूनी पूर्व वर्षा है। किसके लिए? चाय के लिए वरदान है। ठीक है, ऐसे ही ये काल वैसाखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। काल वैसाखी कहाँ होती है? बंगाल में होती है। काल वैसाखी कहाँ होती है? बंगाल में। किसके लिए वरदान है? चावल के लिए वरदान है। और इसके अलावा जैसे मैंगो सावर, ये किसके लिए है? कॉफी के लिए वरदान है। अब यहाँ ये वरदान पढ़ने से पहले मैंने आपको यहाँ जलवायु में जो बड़ा सवाल बताया वो क्या है? ये सब क्या है? ये सब मानसून पूर्व वर्षाएं हैं जिनका स्थानीय नाम है। अलग अलग इशू में होगा, देखो लगातार नहीं है ये, और इनके स्थानीय नाम है। ये चीजें आपको इसमें देखनी है। ठीक है, सवाल जैसे मैंने आपको बताया कि निम्न में से भिन्न है। अब पहली बात, आपने सब पढ़ा है, चौथा ऑप्शन ये दे दिया, सब पढ़ा है, तो आपको सारी वर्षाएं लगेंगी। अब अलग कैसे करोगे? और इनमें से 3 पढ़ी है, 3 वर्षा के टाइप पढ़े हैं आपने, तो चौथी कोई सी भी जो नहीं पढ़ी है वो भी आपका उत्तर हो सकता है।
लेकिन वास्तव में इसका उत्तर क्या है? मावट है। ये किस में होती है? सर्दियों में होती है। क्लियर हो गई बात? दूसरा सवाल आप इसमें लिखो, भारतीय मानसून की विदाई का संकेत। भारतीय मानसून की विदाई का संकेत। भारतीय मानसून की विदाई का संकेत। भारतीय मानसून की विदाई का संकेत आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर अचानक भारी बारिश होना है। भारी बारिश होना है। अब देखो, इसको दूसरे वे में भी लिख सकता है अगला। यह कब होगा? इसका रीजन कहां है? हिमालय की पहाड़ियों में। इसका रीजन हिमालय में बर्फबारी है। ठीक है, तो इसके कोष्टक में लिखो, जब हिमालय में अचानक हिमपात हो जाए। जब हिमालय में अचानक हिमपात हो जाए। बात दोनों एक ही है। अगला ऑप्शन में क्या प्रोसेस है आपको? एक कारण है, दूसरा परिणाम है। हिमपात इसका रीजन है और कोरोमंडल तट पर भारी बारिश क्या है इसका? ठीक है। अब जैसे इसको कथन और कारण में दे दें कि कोरोमंडल तट पर भारी बारिश भारतीय मानसून की विदाई का संकेत, एक कथन दे दिया और कारण दे दिया, इस वक्त हिमालय की वादियों में अचानक हिमपात होता है। तो दोनों बातें क्या हो गई? एक हो गई। इससे क्या होगा? दाब बढ़ने से बचे खुचे मानसून की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने आपको क्या बताई है? गर्मी की ऋतु बताई है। समझ गए होंगे ग्रीष्म ऋतु में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। अब गर्मी की ऋतु किसका है? मानसून का या बारिश का आधार तय करेगी। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद में क्या आनी है? हैं? वर्षा ऋतु आएगी क्या? तो कब से कब तक पढ़ोगे आप इसको? हैं? नंबर 2 लिखो, वर्षा ऋतु जून से सितंबर। जून से सितंबर। जून से सितंबर। यहां देखो, आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं जून से सितंबर तक। अब देखो, वर्षा की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं कि मानसूनी रेनी सीजन वर्षा का महत्वपूर्ण आधार है। फिर भी आपसे यहां से क्या सवाल पूछ सकते हैं? पहली बात तो अपने यहाँ राजस्थान में वर्षा की सिचुएशन आप देखें। मैंने आपको बताया कि वापस हो गए, जिद्दी हो गया ये प्रिंस की तरह। ये भी हरीके बस में आने वाली चीज है। ठीक है, बारिश कब कब होती है राजस्थान में? देखो, प्री मानसूनल बता दी, मानसूनल बता दी, और उसके अलावा मावट। इनका एवरेज यदि अपन देखें तो राजस्थान में मानसून सीजन में कितनी % बारिश होती है? 90%। समझ में आ गई बात? तो यहां देखो, सेंटेंस में कैसे कहते हैं, राजस्थान की अधिकांश बारिश मानसूनी सीजन में होती है और राजस्थान की संपूर्ण बारिश मानसूनी सीजन में होती है। क्या फर्क पड़ गया इन दोनों में? बहुतायत और संपूर्ण। तो ये किसको बता रहा है? ये बहुतायत को बता रहा है। अधिकांश 90% जो है वो मानसूनी सीजन में होती है। बच गई 10% वो किसके रूप में? परिमानसूनल और मावट के रूप में होती है। क्लियर हो गई बात? एवरेज जैसे में जलवायु पढ़ रहे हैं तो कोई एक साल का तो देखते नहीं है, दशकों का एक साथ एवरेज अपन देखते हैं। तो दशकों का एवरेज जलवायु की स्टडी में जब देखा गया तो अपने यहाँ 90% बारिश जो है एवरेज किससे होती है? मानसून से। बाकी 10% जो है वो प्री मानसूनल और माउट के रूप में देखी जाती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ये अरावली रेंज है, ये इसकी क्या है?
विभाजक है। अब एक छोटी सी बात पूछूंगा, 31 साल पहले की भूगोल की किताब पढ़ोगे तो अरावली के इस अनावृष्टि क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी तलहटी से इधर अपन देखें तो एवरेज बारिश कितनी है, ये जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे तो समवर्षा रेखाएं इस तरीके से जाएंगी है, ठीक है। धीरे धीरे राजस्थान में वर्षा का एवरेज घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वह एवरेज वर्षा बढ़ रही है। 30 साल पहले की ज्योग्राफी की किताब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको जल विभाजक रेखा जो है वो 40 सेंटीमीटर औसत वर्षा को बताएगी, जबकि मैंने यहाँ क्या बताया आपको, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा इसमें मैंने आपको बता दिया पहले आते ही कि मानसून की दिशा अरावली के पैरेलल है। इधर वृष्टि छाया प्रदेश है, इधर अनावृष्टि प्रदेश है। समवर्षा रेखाओं की स्थिति ऐसे होगी तो जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे औसत वार्षिक वर्षा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो समवर्षा रेखा का स्लोप जो है वो अरावली से अपन जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो स्लोप लिए हुए होगा, ढाल लिए हुए होगा, ठीक है। तो इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें आप लिखेंगे। जून से सितंबर लिख लिया। दूसरा आप इसमें लिखो इस ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति अरब सागर से तथा उसके बाद बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी से होती है जिसकी दिशा अरावली के समानांतर होती है, जिसकी दिशा अरावली के समानांतर होती है, जिसकी दिशा अरावली के समानांतर होती है। अरावली रेंज 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा के साथ 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा के साथ 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 मुख्य जल विभाजक की भूमिका अदा करती है। मुख्य जल विभाजक की भूमिका अदा करती है। मुख्य जल विभाजक की भूमिका अदा करती है। ये देखो ये लाइनें देखो आप आराम से, क्या दिख रहा है इनमें आपको? देखो ये फील्ड और ये फील्ड वर्षा की दृष्टि से एक जैसा है। तो ये यहां किसका आ गया? बांसवाड़ा। और इधर प्रतापगढ़ या हाड़ौती का बेल्ट पूरा, ये पूरा अच्छी वर्षा कैसी विशेषताओं के साथ, जैसा आबू के आसपास सिरोही की विशेषताओं के साथ। तो ये फील्ड जो है औसत वार्षिक वर्षा की दृष्टि से एक जैसा है। इसके बाद में ये जो मैंने लाइन खींची है इसके इधर जो है वो 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। कितने? 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। और ये जो बीच वाला फील्ड है इसमें 30 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे तो क्या हो गया, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर किसका स्लोप है? समवर्षा रेखाओं का स्लोप है। ढाल है, जैसे सेंटीमीटर की बात करें तो जैसे जैसे उधर जाएंगे औसत वार्षिक वर्षा की स्थिति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो औसत वार्षिक वर्षा का स्लोप किधर से? दक्षिण पूर्व से
उत्तर पश्चिम की ओर है। ये कोई विशेष आपको देखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो 3 डिवाइडिंग रेंज थी वो मैंने आपको बता दी है। ये डायग्राम में मैंने आपको 2-3 चीज़ें इसलिए बताई कि थोड़ा सा एक बार आइडिया लग जाए। तो इस फील्ड की और इस फील्ड की विशेषताएं एक जैसी है। इसके अलावा तीसरी सीजन कौन सी है? शीत ऋतु, अक्टूबर से फरवरी तक। अक्टूबर से फरवरी तक। अक्टूबर से फरवरी तक। इसे 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं अपन। मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक 2 भागों में बांटेंगे इसको। ए में मध्य, ये बांटना इसलिए जरूरी है, मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। सवाल ये पूछते हैं मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक क्या कहते हैं इसको? हैं? मानसून के प्रत्यावर्तन का काल। मानसून प्रत्यावर्तन का काल। मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटना। प्रत्यावर्तन, आवर्तन का मतलब होता है रिपीट होना, और प्रति का मतलब होता है उल्टा। मानसून जाता किधर है? इधर। प्रति आवर्तन, लौटकर आ रहा है, बचा हुआ, जैसे कश्मीर में हिमपात हो जाएगा। तो मानसून प्रत्यावर्तन का काल क्या है? मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। ये शीत ऋतु का पहला पार्ट है। शीत ऋतु का पहला पार्ट है। समझ आ गई बात? तो देखो, इसी में मानसून प्रत्यावर्तन काल जो है वो शीत ऋतु के आरंभ में अच्छी बायोडाइवर्सिटी का, लेकिन जब ठंड बढ़ जाती है तो जीव जंतु या पेड़ पौधों की स्थिति फिर क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो शीत ऋतु के आरंभ में, शीत ऋतु के आरंभ में जैव विविधता अच्छी होती है या शीत ऋतु के अंत में जैव विविधता अच्छी होती है? आरंभ में, क्योंकि आरंभिक शीत ऋतु को हम क्या कहते हैं? लौटता मानसून, मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। या इसी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द बताया था, अक्टूबर हॉट। अक्टूबर हॉट। अक्टूबर हॉट का मतलब है कि हिमालय के सापेक्ष वापस दक्षिण की तरफ अपन भारत में बढ़ेंगे तो गर्मी की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से क्या हो जाएगी? ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। पहले गर्मी उत्तर में ज़्यादा थी तो अरब सागर और बंगाली खाड़ी से मानसून उत्तर की तरफ गया, फिर हिमपात होने के बाद में उधर दाब बढ़ने से बचा हुआ मानसून वापस लौटेगा। तो सवाल ये है कि मानसून प्रत्यावर्तन का काल जो है वो मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है। ठीक है? और शीत ऋतु, परफेक्ट शीत ऋतु जो है वो अपन मानते हैं दिसंबर से फरवरी तक। तो दूसरा पार्ट शीत ऋतु, बी में शीत ऋतु, ये दिसंबर से फरवरी तक। दिसंबर से फरवरी तक लिख लो। ठीक है? अब वो मावट जो है वो शीत ऋतु की विशेषता है। मावट किसकी है? शीत ऋतु की विशेषता है। अब शीत ऋतु जैसे उत्तरी राजस्थान में इधर से गुजरेगी, शिखर झुंझुनू का हिस्सा भी उसमें आता है, चूरू है ही, गंगानगर हनुमानगढ़ है ही। ठीक है? तो यहाँ कौन सी फसलों के लिए ठीक परिस्थितियां बनती हैं इससे? हैं? रबी की फसलों के लिए। ठीक है? या मानसून विदा होने के बाद जो वर्षा आती है वो रबी की फसलों के लिए अच्छा है, और मानसून आने से पहले परिमानसूनल वर्षा है वो खरीफ की फसलों के लिए अच्छा है। तो परिमानसूनल वर्षा में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी कैसी हैं? खरीफ की फसलें हैं। ठीक है? अब इसमें एक टॉपिक बचा है जलवायु प्रदेश, जिसमें से आजकल संकेत देके सवाल पूछते हैं, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। या तो इनमें से पूछ लेते हैं या फिर कल अपन 3 विचारकों का एक चार्ट पढ़ेंगे, उस चार्ट में से कन्फर्म सवाल पूछते हैं आजकल। ठीक है? आज वाले में कोई सवाल अगर आपके दिमाग में हो तो आप देखो देंगे।